नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ के दिन गिनती के बचे हैं? क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगाएंगे? शहबाज शरीफ को कुर्सी से हटा देंगे? पाकिस्तान में इस तरह की आवाजें चारों तरफ सुनाई दे रही हैं। लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री की याद दिलाते हैं, जो इसी तरह के सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान में ये कई बार हो चुका है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जनरल मुनीर ने अपना प्रमोशन अपने आप किया। कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर तो उनके हाथ की कठपुतली है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जनरल मुनीर पर्दे के पीछे से सरकार चलाते रहेंगे, फौजी शासन लगाने से बचेंगे, क्योंकि फौजी सरकार को इमरान खान की पार्टी से चैलेंज मिल सकता है। पाकिस्तान में हमेशा से फौजी सरकार चलाती है। जो एक बार फील्ड मार्शल बन गया, उसे हटाने का कोई प्रोविजन नहीं है। इस ओहदे पर पहुंचने से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत कितनी बढ़ गई है और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर पाकिस्तान के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने का मतलब होता है कानून से ऊपर होना। फील्ड मार्शल पर पाकिस्तान की किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी आसिम मुनीर अब कुछ भी करें, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। वो पाकिस्तान के कानून से ऊपर हो गए हैं। पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले आसिम मुनीर दूसरे शख्स हैं। इससे पहले 1959 में 1959 में सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता हथियाने वाले अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल का रैंक दिया था। हालांकि जनरल आसिम मुनीर ने भी फील्ड मार्शल अपने आप ही बनाया है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने इस फैसले पर सरकार से मोहर लगवाई और इसका ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ से करवाया। आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल की रैंक 5 स्टार की होती है। युद्ध में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले अफसर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। आर्मी चीफ की जो मर्जी होती है वो करता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाने के बाद भी बड़ी बेशर्मी से जनरल आसिम मुनीर ने अपनी वर्दी पर एक और स्टार लगवा लिया। आसिम मुनीर ने पिछले 10 दिन में पाकिस्तान में झूठा प्रचार करवाया कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम कर दिया, भारत को नुकसान पहुंचाया, और फिर पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल की ऑनरी रैंक ले ली। लेकिन हकीकत सब समझते हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तानाशाह मुनीर ने खुद अपना प्रमोशन किया है, इसलिए आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने का कोई असर नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सवाल यह है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद क्या जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ का पद छोड़ देंगे? पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने रहेंगे, क्योंकि असली ताकत तो जनरल के पास होती है। फील्ड मार्शल तो एक ऑनरेरी रैंक है। इसलिए आसिम मुनीर आर्मी चीफ की पावर अपने हाथ में रखेंगे और उन्हें आर्मी चीफ के तौर पर 2 साल की एक्सटेंशन मिलना भी तय है। वैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल का होता है, लेकिन पिछले साल शहबाज शरीफ ने कानून में बदलाव किया था। आर्मी चीफ का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया था। आर्मी चीफ के तौर पर आसिम मुनीर का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन यह तय है कि मुनीर को एक्सटेंशन मिलेगा और वो कम से कम 2027 तक पाकिस्तानी फौज के चीफ बने रहेंगे। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के बजाय पाकिस्तान का बादशाह घोषित करते तो बेहतर होता। आसिम मुनीर की इमरान खान से पुरानी अदावत है, पुराना झगड़ा है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ की पोस्ट से हटा दिया था और बाद में
खुद इमरान खान की कुर्सी चली गई थी। फौज की मदद से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे और शहबाज शरीफ ने रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। आसिम मुनीर 1 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने उन्हें 29 नवंबर 2022 को 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया। अब वो नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे और उसके बाद 2 साल का एक्सटेंशन भी ले लेंगे। आसिम मुनीर पाकिस्तान के अब तक के आर्मी चीफ से अलग हैं। आसिम मुनीर के फादर रावलपिंडी की एक मस्जिद के इमाम थे। वो मदरसे में पढ़े हैं, हाफिज कुरान हैं, यानी उन्हें कुरान मुंह जुबानी याद है। इसलिए आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला मुल्ला जनरल कहा जाता है। उनकी तकरीरें फौजी अफसरों जैसे नहीं होती, कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह बोलते हैं। वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसीलिए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का पाकिस्तान के लोग काफी मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही फौजी जनरल के हाथ में रहा है। ज्यादातर जनरल्स हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। इसलिए आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन जाएं या पाकिस्तान के सदर बन जाएं, हिंदुस्तान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी रखना होगा। बात तो सही है, पाकिस्तान में इलेक्शन अगर हार जाए तो इलेक्शन जीत जाते हैं, जंग हार जाए तो जंग जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है, और आसिम मुनीर ने यही किया है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज के पहले चीफ हैं जो फील्ड मार्शल के रैंक के साथ साथ आर्मी चीफ के ओहदे पर बने रहेंगे, क्योंकि अयूब खान ने फील्ड मार्शल का रैंक मिलने के बाद आर्मी के कमांडर इन चीफ का पद छोड़ दिया था। लेकिन आसिम मुनीर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि असली पावर तो आर्मी चीफ के पास ही होती है। आसिम मुनीर खुद फील्ड मार्शल बन तो गए, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि आसिम मुनीर ने कौन से झंडे गाड़े हैं, कौन सी जंग जीती है जिसकी वजह से उन्हें 5 स्टार जनरल बनाया गया। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को जेल में डाला, इलेक्शन में धांधली की, बेगुनाह लोगों की हत्या करवाई। क्या इन्हीं कारनामों की वजह से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया? पाकिस्तान में कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनके मुल्क में कोई नियम कानून तो है नहीं, फौज जिसको चाहे जो चाहे बना दे। हो सकता है आसिम मुनीर को अमेरिका का ऑनररी प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाए। इस दौरान पाकिस्तान में एक और चर्चा सुनाई दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच डील हो गई है। फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर इमरान खान को जेल से रिहा करवा सकते हैं। इमरान के सपोर्टर्स इस तरह की बातों से नाराज हैं। उनका कहना है कि आसिम मुनीर जुल्मी जनरल हैं, उनसे डील करने से बेहतर होगा मर जाना। इमरान खान को आसिम मुनीर से कतई हाथ नहीं मिलाना चाहिए। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने जो हासिल किया वो दुनिया में आज तक किसी आर्मी ऑफिसर को नहीं मिला होगा। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए, मुनीर को इसके लिए मेडल मिला। पाकिस्तान के 11 एयरबेस इंडियन एयरफोर्स ने बर्बाद कर दिए, इसके लिए मुनीर को प्रमोशन मिला। पाकिस्तान का सारा एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद हो गया, इसके लिए मुनीर को एक्सटेंशन मिला। पाकिस्तान के 800 ड्रोन हवा में मार गिराए गए, इससे मुनीर की जीत डिक्लेयर कर दिया गया। मुनीर की फौज के सैकड़ों सोल्जर्स मारे गए, इसके लिए उन्हें प्रमोट कर दिया गया। जनरल मुनीर ने डीजीएमओ से फोन करवाकर सीज फायर की गुहार लगवाई, पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। इनाम में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। इतनी सारी विफलताओं के बाद, हर फ्रंट पर फेल होने के बाद इतना बड़ा प्रमोशन सिर्फ पाकिस्तान में ही मिल सकता है, क्योंकि यहां जनरल साहब खुद अपने आप को प्रमोट करते हैं। अब इस बात का इंतजार है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल मुनीर अपने आप को आगे किस पोजीशन पर प्रमोट करेंगे, नेक्स्ट प्रमोशन क्या होगा, वो शहबाज शरीफ को हटाकर सत्ता हाथ में कब लेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ तो अब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे से हटा नहीं सकते। लेकिन आसिम मुनीर जब चाहें शहबाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी से पटक सकते हैं। आसिम मुनीर के प्रमोशन के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान में इसका असर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म उन लोगों पर बढ़ गए हैं
जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के हमले में 4 बच्चे मारे गए और एक महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। असल में पाकिस्तानी फौज ने नॉर्थ वजीरिस्तान की मीर अली तहसील में ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन से गिराया गया विस्फोटक एक घर पर गिरा, जिसमें एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। पाकिस्तानी फौज की इस हरकत से लोकल लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। लोगों ने चारों बच्चों के शवों को सड़क पर रखकर प्रोटेस्ट किया और इसके बाद मीर अली में पाकिस्तानी फौज के अड्डे पर हमला कर दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने यह कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि यह ड्रोन अटैक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन लोग असलियत जानते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज भारत के सामने मैदान छोड़कर भाग गई और अब अपने मुल्क में उन निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर बहादुरी दिखा रही है जो फौज के जुल्मों को दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं। पाकिस्तानी फौज की ज्यादतियां दुनिया से छुपी नहीं है। बलूचिस्तान और केपीके में हजारों लोगों को पाकिस्तानी फौज ने गायब कर दिया, सैकड़ों लोगों को मार डाला। इसके बाद भी इन दोनों सूबों में अलगाव की आग बुझी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज के जुल्म दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि बलूचिस्तान और केपीके के लोग भारत को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद अब पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान और केपीके के अपने ही लोगों को निशाना बना रही है। आग तो पाकिस्तान के सिंध सूबे में भी लगी है। अब सिंध में नारे लग रहे हैं कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु समझौते को सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह से पाकिस्तान में वैसे ही पानी की कमी है और ऊपर से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पंजाब सूबे में सिंधु नदी से 5 नई नहरें निकालने का फैसला किया है। इससे सिंध सूबे में पानी और कम हो जाएगा। सिंध के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सिंध सूबे में पानी की किल्लत से परेशान भीड़ ने सूबे के होम मिनिस्टर के घर पर हमला बोल दिया। हथियारों से लैस सैकड़ों लोग सिंध के होम मिनिस्टर जियाउल हसन लंजर के घर घुस गए, जमकर तोड़फोड़ की और इसके बाद उस घर को आग के हवाले किया। हालांकि होम मिनिस्टर के घर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब नाराज लोगों को रोकने की कोशिश की तो लोगों ने गार्ड्स को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा, हवा में गोलियां चलाई। हालत ये हो गई कि होम मिनिस्टर के घर में तैनात सभी सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भाग गए। असल में सिंध के मोड़ो कस्बे के लोग पंजाब में सिंधु नदी पर नई नहरें बनाने के खिलाफ धरना दे रहे थे। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया था, लेकिन होम मिनिस्टर ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए फोर्स भेज दी। जब लोग हाईवे से हटने को राजी नहीं हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने धरना देने वालों के ऊपर गोली चला दी। इसके बाद हिंसा भड़क गई। लोग पाकिस्तान से अलग सिंधु देश बनाने की मांग करने लगे। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे गूंजते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, 2 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ सीधे सिंध सूबे के होम जियाउल हसन लंजर के घर पहुंच गई और होम मिनिस्टर के घर को तबाह कर दिया। सिंध सूबाई गरू वजीर जियाउल हसन लंजार जियाउल स्टेट। मोदी के वाटर स्ट्राइक का पाकिस्तान में क्या असर हो रहा है, ये तो आपने देख लिया। पाकिस्तान की सरकार भी समझ रही है अगर भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात बन जाएंगे। इसीलिए अब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का दर्द भूल गया है, सिर्फ पानी की बात कर रहा है। अब पाकिस्तान भी अपने सांसदों को दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजकर
सिंधु समझौता बहाल करने के लिए गुहार लगाएगा। पाकिस्तान के इस डेलीगेशन की अगुवाई फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इसके अलावा सेनेटर शहरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, पूर्व विदेश मंत्री हिब्बा रब्बानी खर और फैसल सब्जवारी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। बिलावल भुट्टो की टीम में पाकिस्तानी विदेश विभाग के 2 एक्स डिप्लोमेट्स तहसीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी को भी भेजा जा रहा है। बिलावल ने कहा कि वो दुनिया के तमाम देशों को बताएंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी का युद्ध छेड़ दिया है। बिलावल ने कहा कि भारत के इस कदम से पूरे साउथ एशिया की शांति और स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर्स बिलावल की अगुवाई वाले इस डेलीगेशन का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज ने कहा, बिलावल जो डेलीगेशन लेकर विदेश जा रहे हैं उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी अपने खर्चे पर अपना एक अलग डेलीगेशन दुनिया के तमाम मुल्कों में भेजेगी। पाकिस्तान के पास न पानी है न पैसा है। जो थोड़ा बहुत हौसला था वो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने पस्त कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी मुंह छुपाने के बजाय पूरी बेशर्मी से दुनिया के सामने फिर से कटोरा लेकर निकल पड़े हैं। मुझे तो शहबाज शरीफ के अक्ल पर तरस आता है कि उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए बिलावल भुट्टो को चुना। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि एक तरफ शशि थरूर होंगे, दूसरी तरफ बिलावल होंगे, तो बिलावल की बात कौन सुनेगा? जिससे यह भी नहीं मालूम कि दुनिया में कितने देश हैं, वो शशि थरूर के सामने क्या टिकेगा। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस के नेता इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने शशि थरूर को भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी क्यों दी। इस नाराजगी में अब कांग्रेस के कई नेता ऑल पार्टी डेलीगेशन को 33 देशों में भेजने का विरोध करने लगे हैं। हालांकि आज 2 डेलीगेशन रवाना हो गए। जेडीयू सांसद संजय झा की लीडरशिप में पहला डेलीगेशन जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जाएगा। दूसरा डेलीगेशन श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यूएई, कांगो और लाइबेरिया में भारत का पक्ष रखेगा। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों और आतंकवाद के खिलाफ भारत के कमिटमेंट के बारे में दुनिया को बताएगा। लेकिन कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विदेशों में ऐसे डेलीगेशन भेजकर कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मोदी सरकार की पीआर एक्सरसाइज है। सरकार असली सवालों के जवाब देने से बचना चाहती है, वो सवाल जो कांग्रेस उठा रही है। जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और सभी पार्टियों से उन्होंने चुन कर सांसद उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। तो असली मुद्दे हम उठा रहे हैं, असली मुद्दे हम उठा रहे हैं चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमले जो हुए हैं। देखिए, आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? तो ये तो असली मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं और हम सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में। ठीक है, डेलीगेशन जाएंगे, जो उनको कहा गया है वो बोलेंगे। जो कल ब्रीफिंग हुआ है विदेश सचिव से, क्लास ली गई है, उसमें विदेश मंत्री मौजूद नहीं थे, कोई मंत्री भी नहीं मौजूद था, सिर्फ अधिकारी थे। ठीक है, ऑफिशियल ब्रीफिंग है। किरण रिजिजू को भेजते हैं, नाम मांगते हैं, जब हम नाम देते हैं वो नाम शामिल नहीं करते हैं, चुन कर ये डेलीगेशन भरते हैं। ये तो राजनीतिकरण है ना। तो ये मैं समझता हूँ ये पब्लिक रिलेशंस है, बस सिर्फ हेडलाइन के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, दिखाने के लिए, और इसका कोई असर तो होने वाला नहीं। लेकिन असली बात है कि कांग्रेस में इस बात को लेकर बंटवारा है, टकराव है। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी और जयराम रमेश की इस लाइन से इत्तेफाक नहीं रखते। शशि थरूर, आनंद शर्मा,
मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद, ये सारे कांग्रेस के बड़े पुराने अनुभवी नेता हैं और ये सब डेलीगेशन का हिस्सा हैं। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि इस वक्त सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में सांसदों ने जितने सवाल पूछे उन सबके डिटेल में जवाब मिले। सरकार पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, किसी के दिमाग में कोई भी शक शुबा नहीं है। फॉरेन सेक्रेटरी और एमईए के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए। 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी गिन के 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था और इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली हैं। 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। आपने देखा कि जब सब लोग बाहर निकले बहुत संतुष्ट होकर ही निकल रहे हैं और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कमेटी के भीतर जो भी प्रश्न लोगों के मन में थे, और आपको पता है कि कई पार्टियां की प्रतिनिधि हैं हमारे कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया। मैं खुद अपने प्रश्न पूछने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि 7 बजे तक इतने लोग प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन सारे के सारे जवाब मिल चुके हैं। कांग्रेस के एक और सांसद विवेक तनखा ने भी जयराम रमेश को नसीहत दी। विवेक तनखा किसी भी डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जब पाकिस्तान दहशतगर्दी को अंजाम देकर दुनिया के सामने विक्टिम बनने का नाटक कर रहा है तो उसकी हकीकत दुनिया को बताना जरूरी है। मोदी सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है। विवेक तनखा ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल उठाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि उसकी भाषा और टाइमिंग का क्या असर होगा। ऐसे सेंसिटिव टाइम में ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश का नुकसान हो। विश्व को हमको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम एग्रेसर नहीं थे, हमने कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हम तो टेररिस्ट हाइडआउट्स या टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स को डिमोलिश कर रहे थे। पाकिस्तान इज एक्चुअली द एग्रेसर, हम तो विक्टिम हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप ही को एज ए विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो इन दैट सेंस पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें लाना जरूरी होता है। क्वेश्चन करना और रिस्पांस देना कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटी में कोई गलत बात नहीं होती है, बट हमको सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी बोलें शालीनता से बोलें, देश का हित माइंड में रख के बोलें और देश के प्रति ऐसा कुछ ना बोलें जिससे देश को हर्ट हो। विवेक तनखा एक एमपी होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं, इसीलिए उन्होंने नपे तले शब्दों में पते की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील हैं जो कांग्रेस की सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो लोग अमेरिका के मीडिएशन की बात कर रहे हैं यह गलत है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कोई मीडिएशन नहीं हुआ, सीज फायर का प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से आया, भारत ने इसे मान लिया, इसमें तीसरे देश का कहीं कोई रोल नहीं है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं। एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने को तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। लेकिन सर आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। सलमान खुर्शीद ने बिल्कुल साफ साफ सीधी सीधी बात की। एनसीपी के सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने कहा वो खुद विपक्ष में हैं, विदेश जाने वाले डेलीगेशन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि वो देश का पक्ष रखने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। सुप्रिया सुले ने कहा अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ऑल पार्टी मीटिंग में सबने भरोसा दिया था
इस वक्त सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, तो राजनीति क्यों हो रही है? कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे, ये हमारा सौभाग्य है कि देश के लिए हमें ये करने की छोटी सी सेवा करने का हमारा सौभाग्य है। हमारी लाइन पहले से क्लियर ही थी कि जब देश का सवाल होगा तो हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम मिले थे तब सबका तय हुआ था कि हम कोई भी भारत के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जब डिबेट होगी, और पवार साहब ने भी कहा था ये वक्त नहीं है पार्लियामेंट सेशन लेने का, 2-3 महीने के बाद एक बार ये सब MEA की पूरी एक्टिविटी, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। अभी वी आर इन ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके बीच में हम किसी ने भी कुछ भी बोलना ये संयुक्तिक नहीं होगा। और हम भारत की तरफ जो भी अभी कर रहे हैं वो कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम भारतीय है और हम भारतीय रहेंगे। और हम बाहर जाके भारत जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। सुप्रिया सुले ने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई भारत की लड़ाई है, ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। और जिस समय ये जंग चल रही है उस समय संसद का सेशन बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस के जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, संसद का सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं, डेलीगेशन को PR एक्सरसाइज बता रहे हैं, उनको सुधांशु त्रिवेदी ने भी जवाब दिया। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश जैसे नेताओं के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया अलायंस अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक ऐसा बयान देते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बटोरे, तो ये पाकिस्तान की PR एक्सरसाइज में जो लगे हुए हैं और भारत के इस गंभीर प्रयास को जो PR कह के डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि कुछ मामलों में उनकी मानसिकता और पाकिस्तान की मानसिकता में एक और मेल है। वो जंग हार कर फील्ड मार्शल बनते हैं और कांग्रेस में चुनाव हार कर फील्ड मार्शल बनते हैं। वहां भी प्रमोशन होता है, यहां भी प्रमोशन होता है। एक ही विचार, एक ही भाव, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हुए भारत के प्रयासों को इस प्रकार से अवांछित रूप से छोटा साबित करने का प्रयास बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस नाम रख लेने से दिल से भारतीय नहीं हो जाता। आज इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के बयान पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की सेनाओं की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध दिए जा रहे डोजियर्स में कोट किए जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान की तरह इंडिया अलायंस बिहेव करने लगा है। हालांकि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान उनके बयानों का कैसे इस्तेमाल करेगा। आज एक और बयान बहादुर सामने आए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता विजय वट्टेटीदार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से भारत को बड़ा नुकसान हो गया। पाकिस्तान ने 15-15 हजार के ड्रोन भेजे और इन ड्रोन्स को गिराने के लिए हमने 15-15 लाख की मिसाइल्स इस्तेमाल की। विजय वट्टेटीदार ने कहा भारत पाकिस्तान और चीन की साजिश में फंस गया, अब सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जरा सुनिए। चाइना ने 5-6 हजार ड्रोन, जो सस्ता वाला ड्रोन होता है, वो भेजा और हमने उसको टारगेट किया। वो उसका 5,000-10,000 वाला ट्रेन जो जिसकी प्राइस होती है, तो वो ड्रोन बेचते गए और हम उसको टारगेट करने के लिए 15 लाख रुपए की मिसाइल डालकर उसको ध्वस्त किया गया। और हमने बताया कि ये जो वो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी जुबान से नहीं है, इसके पहले विशेषज्ञों ने बात की है। ये वार के विशेषज्ञों ने भी इस बारे में शंका जताई है कि चाइना पाकिस्तान को मिलकर भारत को जो फंसाने के बाद, भारत को नुकसान पहुंचाने की बात कर, उसकी जो पॉलिसी थी वो ये भी पॉलिसी थी, ऐसा उनका कहना था। आर्थिक नुकसान पहुंचाने की, आर्थिक कमजोर करने की भारत को, ये उनकी मंशा थी, यह विशेषज्ञों का कहना है। ड्रोन के सौदागर विजय वट्टेटीदार के दावे पर मुझे हंसी आती है। कल ही मैंने आपको आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट के DG लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इबान डिकुना की बात सुनवाई थी। उन्होंने बिल्कुल साफ बताया था कि भारत ने पहले
पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स को एनालाइज किया, वो कितना खतरनाक है उसका असेसमेंट किया, सस्ते ड्रोन को एयर डिफेंस गन से ही मार गिराया। इसीलिए आज महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ऐसे मूर्खों की बात का जवाब देना बेकार है जिन्हें एग्रीकल्चर ड्रोन और अटैक ड्रोन का फर्क भी न पता हो। मैं हमेशा ये कहता हूं, मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। जिनको देश के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको समाज के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको सेना के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी सेना के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई करते हैं और कई बार वो शहीद होते हैं, इसकी भी उनको परवाह नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं, इनको फाइटर ड्रोन क्या होता है ये पता नहीं है, इनको जो खेती में स्प्रेइंग करने वाला ड्रोन है और फाइटर ड्रोन है वो सरीका ही लगता है, इनको पता ही नहीं है। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनको क्यों जवाब दें? अच्छा तो ये होता कि राहुल गांधी पाकिस्तान से पूछते कि तुम्हारे 100 आतंकवादी मारे गए पर छिटपुट लड़ाई थी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पाकिस्तान से पूछते कि आतंकवादियों के जनाजे में फौजी अफसर मातम मनाने गए थे, उनके ज्यादा आंसू तो खर्च नहीं हुए। कांग्रेस के बयान बहादुर मुंबई वाले नेता आसिम मुनीर से पूछते कि तुमने 800 ड्रोन भेजे, एक भी निशाने पर नहीं लगा, क्या ज्यादा खर्चा तो नहीं हो गया? एक बार यह भी पूछ लेते कि तुम्हारे 11 एयरबेस को इंडियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया, तुम्हारे कितने प्लेन गिरे, कितने का नुकसान हुआ? अच्छा तो यह था कि यह नेता शहबाज शरीफ से पूछते कि जिन जनरल ने पाकिस्तान का इतना भारी नुकसान किया, करोड़ों रुपए की मिसाइल्स वेस्ट कर दी, उसे तुमने फील्ड मार्शल किसके प्रेशर में बनाया? क्या इसके लिए ट्रंप का फोन आया था? पाकिस्तान से एक बार पूछते तुम्हारे डीजीएमओ ने फोन करके युद्ध क्यों रुकवाया, सीज फायर क्यों करवाया? क्या तुम्हारे न्यूक्लियर बम भारत की मिसाइल के रेंज में तो नहीं आ गए थे? लेकिन कांग्रेस के नेता तो उल्टा हमारी आर्मी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने प्लेन गिरे, हमारी फौज से पूछ रहे हैं तुमने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में लाखों की मिसाइलें क्यों खर्च कर दी? अब कोई पूछे क्या युद्ध के मैदान में फौज बही खाता लेकर जाती है, पैसे गिनकर हथियार चलाती है? अगर पाकिस्तान को हराने के लिए, अगर आतंकवाद को खत्म करने के लिए करोड़ों भी खर्च करने पड़े तो मुझे लगता है देश में इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। पाकिस्तान के खिलाफ आज भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान ने हाई कमीशन में रहकर भारत में जासूसी का नेटवर्क तैयार करने में लगे एक अफसर को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। आज पाकिस्तान हाई कमीशन के इंचार्ज को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, एक अफसर को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया गया और यह हिदायत भी दी गई कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का बेजा फायदा न उठाएं, वरना भारत सरकार सख्ती से पेश आएगी। असल में पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 12 लोग पकड़े जा चुके हैं और इन लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 कर्मचारी भारत में जासूसी का नेटवर्क खड़ा करने में जुटे हुए थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन जासूसी नेटवर्क का अड्डा बन चुका है। इसीलिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरों को जासूसी के इल्जाम में पहले ही वापस भेजा जा चुका है और आज तीसरे को भी देश छोड़ने का आदेश सुना दिया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में जो लोग पकड़े गए हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है ज्योति मल्होत्रा, जो फिलहाल हिसार पुलिस के रिमांड में है। पता लगा कि ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ में कबूल किया कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ साथ कई दूसरे अफसरों के साथ भी वो संपर्क में थी। ज्योति ने बताया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के खर्चे पर ही पाकिस्तान गई थी। दानिश ने उसके दौरे का सारा इंतजाम करवाया था। जांच में यह भी पता चला है कि ज्योति के 4 बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी इंक्वायरी की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें कहां से कब कब कितना ट्रांजैक्शन हुआ। ज्योति मल्होत्रा ने अपने कबूलनामे में अली हसन का जिक्र किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का अफसर है। अली हसन ज्योति से अक्सर फोन पर बात करता था, दोनों की चैट होती थी। अब उसकी एक व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें दोनों के बीच काफी फ्रेंडली बातचीत हो रही है। इस चैट में अली हसन ज्योति से कहता है कि आप हमेशा खुश रहो,
हंसती खेलती रहो। इस पर ज्योति ने एक स्माइली भेजी और फिर कहा कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। अब यह बात तो पक्की है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कई ऑपरेटिव्स के कांटेक्ट में थी और उनके साथ कई सेंसिटिव जानकारियां उसने शेयर भी की, जिसे लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि ज्योति के 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और दूसरे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। लेकिन इस मामले में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक लैब से अभी तक किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो ऑथेंटिकली कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ज्योति के जो चैट सामने आए हैं, मीडिया में जिनकी चर्चा है, पुलिस फिलहाल उन्हें कंफर्म नहीं कर रही है, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती। पुलिस ने एक और बात बताई है कि ज्योति की डायरी के जो पन्ने सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, वो भी पुलिस के पास नहीं है और अब तक की जांच में पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ज्योति का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था या फिर किसी आतंकी घटना में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था। मीडिया में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जैसे ज्योति ने पाकिस्तानी ऑफिशियल दानिश से शादी कर ली थी या उसने अपना धर्म बदल लिया था। अभी तक इन सारी बातों के कोई सबूत नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए कुछ भी पक्का होने से पहले, कुछ भी कहने से पहले पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। और अब बात पश्चिम बंगाल की। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के कुछ हिस्से आज सामने आए। दावा किया गया है कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो बातें कही हैं, वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। पिछले महीने मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, 3 लोग की हत्या कर दी गई थी, हिंदुओं के मकानों और दुकानों को जला दिया गया था। इस हिंसा की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा तृणमूल कांग्रेस के पार्षद महबूब आलम के इशारे पर हुई। इस रिपोर्ट में यह भी साफ साफ लिखा है कि दंगाइयों से बचने के लिए जब लोकल लोगों ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने फोन रिसीव नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि दंगे में 113 घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई और ये घर पूरी तरह से तबाह हो गए। कई मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि मुर्शिदाबाद में हिंसा बाहरी लोगों ने की, लेकिन अब तो हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच कमेटी ने कह दिया कि हिंदुओं पर हमले में ममता की पार्टी के नेताओं का हाथ था। इसलिए ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर जिस तरीके की घटना घटित थी, उसको लेकर हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का रिपोर्ट अभी टेबल हुआ है हाईकोर्ट। उस रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं, उसमें पूरा लोकल काउंसिलर महबूब आलम, लोकल एमएलए, टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से आ रही है। और ममता बनर्जी ने जो बात बताई थी कि बाहर के लोग आगे ये किए हैं, लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित जो कमेटी है, उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया। अब मैं आपको इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। कुणाल घोष ने कहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया और उसके बाद ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। क्यों? देखिए, एक तो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा गया और चल रहा है ये प्रोसेस। 2, पूरा कंपेंसेशन का जो काम वो चल रहा है, सरकार कर दिया है। और 3rd है आउटसाइडर का एस्पेक्ट।
या सीमा के पास से कुछ लोग आए थे या दूसरे जगह से कुछ लोग आए थे, ये प्लान करने के लिए, इसका ऊपर जो इंडिकेशन है उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इस टाइम में ये अमित मालव्य और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। ममता बनर्जी को लगता था कि मुर्शिदाबाद का मुद्दा अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने इस इशू को फिर से सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया और बीजेपी से बड़ा इशू बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, चाहे जो भी हो, जो लोग मुर्शिदाबाद में तबाह हुए उनके कॉम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन का काम राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, लेकिन गरीब आदमी का नुकसान ना हो, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें नक्सलियों का टॉप मोस्ट लीडर वसव राजू भी मारा गया। वसव राजू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी तलाश काफी टाइम से कर रही थी। 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम ने नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोड़ागांव में नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। इसी के दौरान डीआरजी को इस इलाके में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स के साथ पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के लोगों की मौजूदगी का इंटेलिजेंस इनपुट मिला। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरा, एनकाउंटर शुरू हुआ और इसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी वसव राजू समेत 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस कामयाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई दी है और कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में यह एक बहुत बड़ी सफलता है। वसव राजू का मारा जाना नक्सलियों के आतंक के खात्मे का संकेत है, बड़ा सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए। अब आपको बदलते मौसम का हाल बता दूं, मई के महीने में आज शाम मौसम ने फिर करवट बदली। दिन में जबरदस्त गर्मी थी, टेम्परेचर कई जगह तो 42 डिग्री था और शाम होते होते ओले पड़ने लगे। दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद में तेज तूफान आया। आज दोपहर में जबरदस्त गर्मी थी, धूप में खड़े होना मुश्किल था, लेकिन शाम को आंधी आई, तेज बारिश हुई, ओले पड़े। आंधी बारिश से गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सड़क पर चलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग बारिश और ओलों के लिए तैयार नहीं थे, शेल्टर खोजने लगे। कई जगह आंधी की वजह से पेड़ गिरे, कई जगह ट्रैफिक जाम हुआ। आंधी की वजह से दिल्ली मेट्रो पर भी असर पड़ा है। रेड, येलो और पिंक लाइन पर चलने वाली मेट्रो की लाइन में कई ऑब्जेक्ट आकर गिर गए, जिससे ट्रेन को रोकना पड़ा। मौसम में आए बदलाव की वजह से दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हुई, कई कैंसिल हो गई। खराब मौसम की वजह से दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। श्रीनगर में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और रात की बात है कि विमान में बैठे सभी 227 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। पैसेंजर्स काफी घबरा गए थे। असल में पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम हिस्सों से अचानक मौसम में बदलाव की खबरें आ रही हैं। दिन में जबरदस्त गर्मी होती है, फिर तेज आंधी आती है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। आज दिल्ली में तो ओले भी पड़े। मौसम का ये बदलता मिजाज वाकई में परेशान करने वाला है और मुश्किल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।